आज की क्लास बेटा हम लोग फिर से सर्कुलर फ्लो से शुरू करेंगे और फिर आगे अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे। मैं पहले ही बता चुका था बेटा जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको कि बेटा सब कुछ इसी पे चलेगा। ज़्यादातर इकोनॉमिक्स इसी सर्कुलर फ्लो के आसपास घूमती रहती है। तो अगर अभी हम सर्कुलर फ्लो के बारे में ही बात करें तो सर्कुलर फ्लो में हमने ये पढ़ा था कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दो अलग अलग सेक्टर्स हैं। यहाँ से फैक्टर सर्विसेज यहाँ जाती हैं, यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे आती हैं। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे आती हैं। सबसे पहले इसने यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज दी हैं और फैक्टर सर्विसेज में आपकी वही चार चीज़ें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप आती है। इधर से गुड्स एंड सर्विसेज इसके पास चली जाती है। अब आपको बेटा ये कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी, यहाँ पे कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी, इसको आपको काउंट करना है। लेकिन याद रखना बेटा, जब हम लोग इसको काउंट करेंगे या मेज़र करेंगे तो हम लोग इसको रुपीज़ में मेज़र करेंगे। जैसे सपोज़ ये पेन है बेटा, तो ये पेन मैं ये नहीं कहूँगा कि एक पेन है। इसके केस में मैं इसे एक पेन नहीं बोलने वाला, मैं इसको 3 रुपीज़ बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये पेन 3 रुपीज़ का। तो क्वांटिटी तो एक है, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज जो काउंट होंगी वो इसके हिसाब से 3 रुपी काउंट होगी। आई होप कि आप ये समझ रहे हैं कि बेटा गुड्स एंड सर्विसेज को जब आप लोग काउंट करेंगे, मेज़र करेंगे, तो वो रुपीज़ में करेंगे, ना कि नंबर्स में। नंबर्स में आप उसको मेज़र नहीं करेंगे, रुपीज़ में मेज़र करेंगे। चलिए, अच्छा बेटा, जब हम लोग इन सब चीज़ों को मेज़र कर लेते हैं तो क्योंकि ये सारी चीज़ें कंट्री के अंदर होती हैं, तो जब इन चीज़ों को आप लोग मेज़र कर लोगे तो मेज़र करने के बाद जो चीज़ बनेगी उसको बोलते हैं बेटा जीडीपी। लेकिन मेज़र करते वक्त दो बातें हमारे सामने आती हैं बेटा। अगर मैं एक एलपीजी का ही एग्जांपल लूँ, ऊपर अगर एलपीजी सिलेंडर्स का एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, तो एलपीजी सिलेंडर जो है बेटा वो लगभग मैं एस्टीमेट से बोल रहा हूँ 800 रुपीज़ की बनता है। ये सिलेंडर, एक सिलेंडर 800 रुपीज़ का बनता है। मतलब जब इसमें कोई टैक्स नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, कुछ भी नहीं, तब ये 800 रुपीज़ का बनता है। मतलब इतने रुपीज़ एक्सपेंडिचर होता है एक सिलेंडर को बनाने का। अच्छा, उसके बाद जब ये हो जाता है पूरा 800, मार्केट में जब ये सेल होता है तो ये होता है 600 रुपीज़ का, क्योंकि इस पर 200 रुपीज़ सब्सिडी दी जाती है। मतलब ये जो चीज़ है इसकी रूल नंबर 3 के हिसाब से फैक्टर कॉस्ट है, और ये जो चीज़ है इसकी वो है मार्केट प्राइस। तो दो चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा, एलपीजी सिलेंडर से ही रिलेटेड है। एक है 800 रुपीज़, एक है 600 रुपीज़। ये है फैक्टर कॉस्ट और ये है मार्केट प्राइस। एक दूसरे एग्जाम्पल से बताऊँगा बेटा। जैसे अगर यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ कि मान लीजिए कोई कार बनी है, तो कंपनी में कितने रुपीज़ की बनी है उसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट, और फिर मार्केट में वो कितने की बिकेगी उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। तो अगर मैं मान लूँ कि कोई कार जो है वो बनी थी कंपनी में 5 लाख रुपीज़ की, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपीज़ इसमें टैक्स जोड़े और ये मार्केट में बिकेगी 6 लाख रुपीज़ की। चलिए दोबारा से बोल रहा हूँ बेटा, जैसे कोई कार है, मान लीजिए वो कंपनी में कितने रुपीज़ की बनी है, मतलब उसको बनाने में रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस कितना पे हुआ है, इज़ नोन एज फैक्टर कॉस्ट, और वो मैंने मान लिया कि 5 लाख रुपीज़ इसको बनाने में लगे हैं। अगर मैं बात करूं कि ये मार्केट में जब बिकेगी, जब इसकी मार्केट में सेल होगी, तो गवर्नमेंट ऐसे इसको सेल करने नहीं देगी कि भाई चलो ठीक है 5 लाख पे ही आप सेल कर दो। गवर्नमेंट कहेगी कि हमारे टैक्सेस जो ऐड कर लीजिए इसमें आप। तो जैसे ही इसमें टैक्स ऐड हुआ, इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी तो देती नहीं है एलपीजी सिलेंडर्स की तरह, तो इसमें टैक्सेस ऐड हुए और बन गया हमारा मार्केट प्राइस कि मार्केट में ये इतने रुपीज़ में सेल होगी। अब बेटा एक बात समझने लायक है,
जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट कर रहे हैं या मेज़र कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि रुपीज़ में मेज़र किया जाएगा, लेकिन रुपीज़ में दो अमाउंट आते हैं बेटा, एक एफसी वाला अमाउंट आता है, एक एमपी वाला अमाउंट आता है। मतलब ये एलपीजी सिलेंडर अगर मैं 800 रुपीज़ काउंट करूँ जीडीपी में, तो वो उसकी एफसी फैक्टर कोस्ट पे है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट। मतलब इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, जीडीपी में अगर एलपीजी सिलेंडर को एफसी पे काउंट करूँ, ऐसे ही कार को भी एफसी पे काउंट करूँ, तो उसको बोलेंगे जीडीपी एट एफसी, यानी कि फैक्टर कोस्ट। ऐसे ही जीडीपी में अगर बेटा सिलेंडर को 600 रुपये का अगर मैं काउंट करूँ, 600 रुपीज़ का, ऐसे ही कार को 6 लाख रुपीज़ का काउंट करूँ, तो हमने दोनों ही तरफ गुड्स को काउंट किया है मार्केट प्राइस पे, तो मैं बोलूँगा जीडीपी एट एमपी। दो चीज़ें जीडीपी से रिलेटेड आपको आई होप कि समझ में आ गई होंगी बेटा। जो सर्कुलर फ्लो है उसके अगर गुड्स एंड सर्विसेज को मेज़र किया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग जीडीपी। लेकिन बेटा मेज़र करते वक्त हमारे सामने दो बातें आती हैं कि हम चीज़ों को मेज़र करें फैक्टर कोस्ट पे या मार्केट प्राइस पे। तो अगर हम लोग टैक्स और सब्सिडी को बिना कंसीडर किए अगर गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करेंगे तो उसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट, कि भाई बनी कितने की है। बस ये मत देखो कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी या टैक्स लगाए, बस ये देखो कि कंपनी में कितने रुपए की बनी, तो उसको बोलेंगे हम लोग फैक्टर कॉस्ट। तो अगर ऐसे जीडीपी काउंट की है तो बोलेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर मैंने मार्केट में सेल होने वाले प्राइस पे उसको काउंट किया है, जैसे एलपीजी सिलेंडर तो मार्केट में फैक्टर कॉस्ट से कम पे सेल होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ऐसे ही जो कार है वो टैक्सेस लगने के बाद सेल होती हैं, तो उसका अमाउंट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने दोनों साइड में काउंट कर लिया। अगर हम लोग सारी गुड्स को, बेटा मैं सारी गुड्स की बात कर रहा हूँ कि पूरे कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज को अगर फैक्टर कॉस्ट पे काउंट कर लिया जाए तो उसको बोलेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और पूरे कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज को अगर मेज़र कर लिया जाए मार्केट के प्राइस पे तो उसको बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो हमारे सामने दो तरह की जीडीपीज यहाँ पर आ गई हैं। अब जो टॉपिक हम समझने जा रहे हैं बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना, आगे यही चलने वाला है। देखिए बेटा, जी डी पी और सपोज मैंने यहां लिख लिया एफसी, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं रूल को कंसीडर करूं तो ग्रोस का मतलब अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, डोमेस्टिक का मतलब विद इन कंट्री है, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्शन होता है, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट होता है। अगर मैं रूल लगाऊं बेटा, अगर मैं रूल नंबर 1 लगाऊं तो ये जी एन में बदला जा सकता है अगर मैं इसमें से माइनस कर लूँ डेप्रिसिएशन, और इधर से इधर जाते वक्त अगर मैं इसमें प्लस कर लूँ डेप्रिसिएशन, तो ये चीज़ हो सकती है। अगर डोमेस्टिक से फिर मैं रूल बनाऊं, रूल नंबर 2, तो यहाँ से यहाँ जाने पे प्लस NFIA करने से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड करने से आपका नेशनल बन जाता है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ बेटा, ये ग्रोस है, इसका मतलब डोमेस्टिक है, P का मतलब ऑलवेज प्रोडक्ट होता है, और ये है आपका फैक्टर कॉस्ट। अगर इस तरफ की हम लोग बात करें तो ये नेट है, फिर सेकंड पे नेशनल है, और यहाँ पे थर्ड पे सेम ही रहता है बेटा प्रोडक्ट, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों है। और लास्ट में अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे MP हो जाएगा। अगर मैं इसमें NIT ऐड करूँ तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, पिछले वाली वीडियो में मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा इसके बारे में। माइनस में NFIA। बेटा हम लोगों ने यही 3 रूल पढ़े थे। गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करने के सेवरल तरीके होते हैं बेटा, बहुत सारे। डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करके काउंट करो, डेप्रिसिएशन बिना सब्ट्रैक्ट किए काउंट करो, अलग अलग तरीके हैं बेटा। विद इन कंट्री कितना प्रोडक्शन हुआ इसको काउंट करो तो डोमेस्टिक, हमारे कंट्री के लोगों ने अब्रोड में कितना प्रोडक्शन किया उसको भी डोमेस्टिक में ऐड कर लो तो नेशनल। लेकिन खेल सारा प्रोडक्शन पे ही है बेटा, क्योंकि उसी इनकम को कंट्री काउंट करता है जो प्रोडक्शन की वजह से जनरेट होती है। अदरवाइज कोई भी इनकम विदाउट प्रोडक्शन अगर जनरेट होगी बेटा
तो वो कंट्री में महंगाई लाएगी। महंगाई को इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन बोलते हैं, और वो कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। मतलब ये कुछ ऐसा है बेटा कि लोगों को पैसे दे दिए जाएं, गुड्स एंड सर्विसेज ना हो, तो लोग उन पैसों का करेंगे क्या? हर एक इंसान पैसे अर्न करता है टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। तो खेल यहाँ पे चलता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इससे बेटा हम लोग ना अलग अलग 8 अलग अलग टर्म्स बनाने वाले हैं। 8 अलग अलग टर्म्स, जिसमें पहली टर्म मैं ऐसे बना लूँ जैसे GDP FC। दूसरी टर्म में बना सकता हूँ कि बेटा पहले जी ही रखूँ, लेकिन दूसरे पे DPMP कर दूँ, यानी कि मैंने गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट किया, लेकिन अब की बारी मैं मार्केट प्राइस पे कर रहा हूँ, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको। ऐसे ही बेटा GNPFC भी बना सकता हूँ, या GNPMP भी बना सकता हूँ। ऐसे कर कर के बेटा हम लोग 8 टर्म्स बना सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो पहले स्टेप पे होता है वहाँ दो ही चीज़ें मिलती हैं, या तो ग्रोस या नेट। जो दूसरे प्लेस पे होता है बेटा, वहाँ पे दो ही चीज़ें मिलती हैं, वेदर डोमेस्टिक और नेशनल। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। पहले वाले एन में नेट ही हो सकता है और दूसरे वाले एन में नेशनल होता है। लास्ट वालों में तीसरे स्टेप पे बेटा PP सेम होता है। ये कॉमन चीज़ है, सभी में ये चीज़ आपको कॉमन मिलेगी। ये वाली चीज़, ये चीज़ कॉमन है, क्योंकि हर एक चीज़ प्रोडक्शन को काउंट करती है। बाकी FC और MP लास्ट में देखने को मिलता है। जैसे मैं अभी कुछ आपको ये बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं है बेटा। देखो, हम लोग कुछ नहीं करने वाले, गुड्स एंड सर्विसेज को ही मेज़र करने वाले हैं। पीछे मैंने आपको बताया था, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को मेज़र करते वक्त अलग अलग चीज़ें हैं बेटा। पहले पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे इंडियंस ने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की, मतलब प्रोड्यूस की, तो उसको बोल देंगे नेशनल। काउंट कर रहे हैं या तो FC पे या MP पे। अगर कंट्री के अंदर कितनी गुड्स बनी तो डोमेस्टिक। डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया तो ग्रोस, डेप्रिसिएशन भी माइनस किया तो नेट। तो पहली जो टर्म है बेटा वो बन गई GDPFC। GDPFC GDPFC की फुल फॉर्म क्या हो गई हमारी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं बेटा, तो सेकेंड टर्म में देखो, अब मैंने G सेम रखा, D सेम रखा, मतलब बिना डेप्रिसिएशन माइनस किए गुड्स काउंट की, विद इन कंट्री गुड्स काउंट की, लेकिन मार्केट प्राइस पे की। इसको बोल देंगे हम लोग GDPMP। तो फुल फॉर्म क्या हो गई हमारी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मैं दोनों को ही बोल रहा हूँ बेटा, दोनों का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज ही मेजर करेंगे 8 की 8 टर्म्स में। लेकिन पहली टर्म कह रही है कि भाई हमने गुड्स एंड सर्विसेज मेजर की, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, दैट्स वाई ग्रोस। विद इन कंट्री मेजर की, डोमेस्टिक, और भाई फैक्टर कॉस्ट पे मेजर की। ऐसे ये भी यही बोल रहा है, लेकिन लास्ट में मार्केट प्राइस बोल रहा है। मतलब LPG सिलेंडर यहाँ पे 800 रुपीज़ का काउंट हुआ है, और यहाँ पे 600 रुपीज़ सब्सिडी सब्ट्रैक्ट करने के बाद काउंट हुआ है। अच्छा, अगर थर्ड टर्म अगर हम बनाएं बेटा, तो GNPFC भी तो बन सकता है। GNPFC मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को तो काउंट किया, लेकिन बिना डेप्रिसिएशन माइनस किए हुए, और वो अर्निंग भी ऐड कर दी जो अब्रोड से लोग अर्न करके लेके आए थे। मतलब NFIA को ऐड कर लिया इसमें हमने, तब जाके ये बन गया। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही बेटा फोर्थ भी बनाई जा सकती है कि GNP को ही बना लें हम लोग, लेकिन हम लोग बना लें इसको MP पे। मतलब जो बाहर से अर्निंग भी लोग करके लेके आएंगे ना, उनको भी मार्केट प्राइस पे ही काउंट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो GDP बनेगी, ग्रोस, ये सॉरी मैंने डोमेस्टिक लिख दिया, अब ये नेशनल हो गया है बेटा, क्योंकि यहाँ पे N आ गया है। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा बेटा देखो, इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ कॉमन है,
कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को ही मेजर कर रहे हैं, बट अलग अलग तरीके से। आप लोग हमेशा बस जीडीपी सुनते आए हैं नाम, लेकिन बेटा एफसी पे भी होती है, मार्केट प्राइस पे भी होती है। ऊपर के 4 टॉपिक्स में बेटा जी 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 है पहले, अगर प्लेस पे देखा जाए तो। अगर मैं सभी में बाकी प्लेसेस को चेंज ना करूं, सिर्फ पहले प्लेस को चेंज करूं, और यहाँ पे एन, एन मतलब नेट, अब नेशनल नहीं, क्योंकि पहले नंबर पे जो चीज आएगी वो नेट बोली जाएगी, दूसरे नंबर के एन को बोला जाता है नेशनल। तो पहले पे अगर मैं सब पे एन ही लिख दूं और बाकी को चेंज ना करूं, तो हमारी नेक्स्ट टर्म्स बन जाएंगी बेटा, जैसे मैंने इसमें एन लिख दिया तो बाकी डी पी एफ सी ही रहेगा। ऐसे ही मैंने इसमें भी एन लिख दिया तो डी पी एम पी ही रहेगा। इसमें भी मैंने एन लिख दिया तो ये एन एन पी एफ सी हो जाएगा, और इसमें भी मैंने एन लिख दिया तो ये एन एन पी एम पी हो जाएगा। मैंने और कुछ नहीं किया है बेटा, पहली जो लेटर है, जो अल्फ़ाबेट है, उसको मैंने चेंज किया है और जी की जगह मैंने एन लिखा है। एन स्टैंड फॉर नेट, और बाकी की जो पीछे की चीज़ें हैं उनको मैंने सेम रखा है, उसको मैंने चेंज नहीं किया है। अगर इन सब की हम लोग फुल फॉर्म की बात करें बेटा, तो पहले में आएगा नेट और फिर डोमेस्टिक ही आएगा, डोमेस्टिक। मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, ऊपर डोमेस्टिक लिखा हुआ है, डी का मतलब, फिर पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, और फिर ये है एट फैक्टर कोस्ट। ऐसे ही नेक्स्ट है बेटा नेट। मैं पहले वाले को नेशनल नहीं बोल सकता बेटा, याद रखना, दूसरे स्टेप पे नेशनल होता है। और फिर डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, देन प्रोडक्ट, और एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही है बेटा आपका नेट, पहले वाले अल्फाबेट का मीनिंग, सेकंड का नेशनल, और प्रोडक्ट तो सभी में कॉमन है ही, और एट फैक्टर कोस्ट। और लास्ट वाली जो चीज़ है बेटा उसमें है नेट, नेशनल, प्रोडक्ट, एट मार्केट प्राइस। चलिए, अब अगर आगे बेटा मैं दो बहुत सी सिंपल सी चीज़ें आपसे पूछूंगा, आप थोड़ा सा माइंड यूज करना इसमें। अगर मैं ये पूछूं बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिख दूं, या मैं डोमेस्टिक इनकम लिख दूं, बात एक है। अगर मैं बोलूं नेशनल प्रोडक्ट, या मैं लिखूं नेशनल इनकम, बात एक है। अब इसी से रिलेटेड बेटा हमें ये समझना है, अगर इन ऊपर की 8 टर्म्स को अगर मुझे यहाँ और यहाँ पुट करना पड़े कि ये यहाँ, ये उठा के यहाँ, इन 8 को यहाँ डिवाइड करना है, ये तो पक्का है कि 4 इधर आनी है, 4 इधर आनी है। लेकिन पता कैसे चले कि कौन सी कहाँ जाएगी? बेटा इस वर्ड से कैच करो, डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक है तो वो डोमेस्टिक इनकम को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो पहली टर्म है जी डी पी एफ सी, ये यहाँ आएगी। सेकंड जो टर्म है वो भी यहीं आएगी, जी डी पी एम पी भी यहीं पे आएगी। लेकिन थर्ड नहीं आएगी बेटा, क्योंकि थर्ड में ग्रोस नेशनल है ये, तो नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करेगा या नेशनल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब जो ये थर्ड चीज है, ये वाली जो चीज है बेटा, ये कहाँ आएगी? जी एन पी एफ सी इधर आएगी। ऐसी अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं जी एन पी एम पी, तो इसमें भी एन है तो ये भी यहीं आएगी, जी एन पी एम पी। ऐसे ही अगर बेटा अगली टर्म को उठाऊं तो बीच में डी आ गया, मतलब डोमेस्टिक इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो फिफ्थ आइटम है आपकी एन डी पी एफ सी, ये यहाँ पे आ जाएगी। सिक्स्थ आइटम भी एन डी पी एम पी यहीं पे आ जाएगी, क्योंकि इसमें भी बीच में डी है। और बाकी की जो लास्ट दो हैं बेटा, वो आपकी उठ के आ जाएंगी, एन एन पी एफ सी भी यहाँ आ जाएगी और एन एन पी एम पी भी यहीं पे आ जाएगी, क्योंकि इसमें दोनों में बीच में एन था। हमने डिवाइड कर दिया बेटा दोनों तरफ कि ये भाई साहब नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स हैं और ये डोमेस्टिक इनकम के कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन अगर बेटा हमें अब पिक करना पड़े, मैंने ये तो डिवाइड कर दिया कि ये नेशनल इनकम है, ये डोमेस्टिक इनकम है।
अगर अब हमें इनमें से किसी को पिक करना पड़े कि बेस्ट कौन सा है, तो यहां से अभी हमें पिक करना है कि बेटा बेस्ट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे तो बेसिकली बेटा इन दो को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, या तो इसको या इसको। और यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है बेटा, हम लोग अक्सर डेप्रीशिएशन सब्ट्रैक्ट करके ही काउंट करना अच्छा मानते हैं, क्योंकि डेप्रीशिएशन भी अपने आप में एक एक्सपेंडिचर होता है। अगर आप P&L अकाउंट, अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बताऊं, तो अगर आप P&L अकाउंट बना रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेप्रीशिएशन को, P&L अकाउंट जब आप बनाते हैं तो डेप्रीशिएशन को इधर एक्सपेंडिचर साइड में, मतलब डेबिट साइड में शो करते हैं। हालांकि डेप्रीशिएशन कभी किसी को पे नहीं होता है बेटा। आपकी मशीन की वैल्यू कम हो गई तो क्या आप पड़ोसी को पैसे दे देते हो कि लो भाई बहुत खुशी की बात है, हमारी मशीन की वैल्यू कम हो गई? तो ये अमाउंट किसी को पे नहीं होता बेटा, ये तो सेफ्टी पर्पज के लिए बिजनेस में अलग से रिजर्व में रख लिया जाता है। तो ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो डेप्रीशिएशन को एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है कि भाई ये भी एक कॉस्ट है। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स में है बेटा, डेप्रीशिएशन को एज ए कॉस्ट ट्रीट किया जाता है। तो हम लोग कभी भी डेप्रीशिएशन सब्ट्रैक्ट किए बगैर जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो रियलिटी नहीं शो करता। इसीलिए ये जी वाले दोनों कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दिया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हालांकि ये दोनों नेशनल इनकम को ही शो करते हैं, लेकिन बेटा दोनों ही केस में हम लोगों ने अभी डेप्रीशिएशन सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर किया जाता है। अगर बात करें हम इन दोनों में, तो दोनों में डेप्रीशिएशन माइनस हुआ है, इसका मतलब दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। लेकिन दोनों में एक खेल है बेटा, ये और ये। अगर मैं ये कहूं बेटा कि इधर इंडिया है और इधर बांग्लादेश है, इंडिया ने और बांग्लादेश ने कार बनाई है। बनाई तो इंडिया ने जो कार थी वो 7 लाख रुपीस की बनाई थी। ऐसे ही मान लीजिए बांग्लादेश ने भी 7 लाख रुपीस की बनाई थी। बनाई मतलब ये फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा हूं। बाद में जब ये कार सेल हुई बेटा, तो उस टाइम पे इन्होंने ये कार सेल की 8 लाख में, मतलब 1 लाख रुपए टैक्स जोड़ दिया, और वो भी सिर्फ 1 लाख। इन्होंने जो कार बेची बेटा वो 9 लाख में बेची, और इन्होंने जो टैक्स जोड़ा वो 2 लाख रुपीस जोड़ा। तो अगर मैं दोनों में ही जीडीपी काउंट करता या नेशनल इनकम काउंट करता, तो जब मैं जीडीपी काउंट करता तो मुझे लगता कि यार इंडिया की जीडीपी तो अगर एफसी पे काउंट करता तो 7 लाख ही है, मार्केट प्राइस पे काउंट करता तो 8 लाख ही है, बांग्लादेश की 9 लाख नज़र आती। तो लगता है यार बांग्लादेश तो इंडिया से भी आगे निकल गया है। तो बेटा टैक्स लगाना कोई आगे निकलना थोड़ी है, कोई ग्रोथ थोड़ी शो कर रहा है। जब तक आपने प्रोडक्शन तो किया ही नहीं उस लेवल पे, आप तो सिर्फ टैक्स लगा रहे हो। तो जो कॉन्सेप्ट्स बेटा एमपी पे काउंट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स में रियलिटी कम शो होती है, क्योंकि उन पे सब्सिडी और टैक्स का असर ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए जब भी जीडीपी को काउंट करो या नेशनल इनकम को काउंट करो, तो प्रेफर करो कि हम लोग उसको एफसी पे काउंट करें। तो सबसे जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का, वो इसको माना जाता है। मतलब जब भी, एक लास्ट चीज़ है बेटा ये समझने लायक, कि जब भी मैं आपसे नेशनल इनकम निकालने के लिए न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए ना, तो आप एक बात दिमाग में बिठा लेना बेटा कि आपको ये कैलकुलेट करनी है ये। हालांकि मैं बता दूं बेटा, ये सारी चारों की चारों टर्म्स नेशनल इनकम को शो करती हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सी है, ये वाली बेस्ट है। ये चीज़ आपको बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि इसको बेस्ट माना जाता है बेटा, क्योंकि ना तो इस पे डेप्रिसिएशन का असर है, हमने डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया है, और ना इस पे टैक्स और सब्सिडी का असर है, क्योंकि हम लोग इसको फैक्टर कॉस्ट पे मेजर कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पे नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।